हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो हम करने जा रहे हैं वो लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, जो मीन वैल्यू थ्योरम का हमारा सेकंड पार्ट है। मीन वैल्यू थ्योरम में हमने इससे पहले रोल्स थ्योरम पढ़ चुके हैं। हम उसी सीक्वेंस में हम सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम पहले होता क्या है इसको समझेंगे, और उसके बाद इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। इफ f(x) is a real valued function in a closed interval AB, then जैसे वहां पे रोल्स थ्योरम में 3 कंडीशंस होती थी, यहाँ पे भी 3 कंडीशंस होती है। फर्स्ट कंडीशन सेम है लगभग। नंबर 1, f(x) is continuous on AB। ठीक है, क्लोज इंटरवल AB पे फंक्शन f(x) जो होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। नंबर 2, f(x) is differentiable on ओपन इंटरवल AB, और ये फंक्शन f(x) जो होगा वो डिफरेंशिएबल भी होगा AB पे। मतलब कहने का मतलब यह है कि फंक्शन का जो कर्व होगा वो तो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, सेकंड थिंग, फंक्शन का जो कर्व होगा उसके हर पॉइंट पे, एवरी पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। आगे बात समझ में, यानी कि डिफरेंशिएबल होगा। नंबर 3, जो मेन लैग्रांजेस ने बताया था वो था कि इन f(x) there exists at least one point C is between AB। इस तरीके से होगा that f'(c) is equal to fb minus fa upon b minus a। ठीक है, तो क्या बताया था उन्होंने कि a और b के बीच में कहीं पर एक पॉइंट C इस तरीके से होगा जो इस कंडीशन को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। ठीक है, तो जब ये तीनों चीजें फॉलो होंगी तभी हमारा लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, इफ all the above 3 conditions are followed, then only Lagrange's mean value theorem is applicable। ठीक है, इसके बाद इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ज्योमेट्रिकली लैग्रांजेस ने क्या कहा। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, if there is a point A and B in Cartesian plane where the coordinate of A is, A के कोऑर्डिनेट हमारे A
और यहाँ पर एफ ए। इट मीन्स ए का कोऑर्डिनेट हमारा एक्स में ए और वाई में एफ है। यहाँ पर बी एंड एफ बी, कहने का मतलब एक्स में बी और वाई में एफ बी है। तो ठीक है, क्या बोला, इफ 2 पॉइंट्स A and B respectively A, F and B, FB, then the slope of line AB। देखिए एक लाइन ड्रॉ हो रही है यहाँ पे, इस लाइन AB का स्लोप क्या होगा, स्लोप का फॉर्मूला आपको मालूम है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, है ना। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, तो y2 कितना है FB, y1 कितना है FA अपॉन B माइनस A। ठीक है, लेट अस सपोज कोई कर्व है हमारे पास इस तरीके से, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट A और एंड पॉइंट B है, मतलब क्या है, क्लोज है बिटवीन A एंड B। ठीक है, तो आप देखेंगे इस कर्व पर कोई ना कोई एक पॉइंट इस तरीके का होगा जहां पर जो टेंजेंट ड्रॉ करें हम, वो टेंजेंट लाइन AB के क्या होगी, पैरेलल होगी। दिखाई दे रहा है, कम से कम तो एक पॉइंट तो जरूर होगा। ठीक है, हो सकता है 2 पॉइंट भी हों। ठीक है, कैसे 2 पॉइंट भी हो सकते हैं, अगर सपोज हमारा कर्व इस तरीके का है और A और B को हमने ज्वाइन किया। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी हमको एक पॉइंट मिल सकता है और इस B पर भी हमको एक पॉइंट मिल सकता है, C1 और C2, है ना। तो कम से कम एक पॉइंट तो होगा ही होगा जहां पर टेंजेंट जो होगी वो पैरेलल टू AB होगी। कहने का मतलब है कि इस पॉइंट C पर देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट C where the tangent is parallel to line AB, है ना। Then the slope of tangent at पॉइंट C क्या हो जाएगा, क्या होता है, dy dx, dy dx क्या होता है, स्लोप होता है m, है ना। तो क्या हो जाएगा, dy dx, c इज इक्वल टू dy dx, या इसको हम बोल सकते हैं f डैश c। क्या बोल सकते हैं, f डैश c। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि स्लोप जो है वो लाइन AB का और पॉइंट C पर स्लोप दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, बट the slope of line AB is equal to the slope of tangent at point C, that is f dash C, tangent at point C है हमारा f dash C, is equal to the slope of line AB। slope of line AB क्या है, FB माइनस FA अपॉन B माइनस A, और यही हमारा क्या है, थर्ड कंडीशन है। तो इस तरीके से हम लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को समझ सकते हैं। क्या कि लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता है कि नंबर 1 फंक्शन जो होना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल AB में।
दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल ए बी में, और थर्ड एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होना चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं तभी हमारा लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम जो हो जाता है वो वेरीफाइड हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इसी सीक्वेंस से हम कुछ क्वेश्चंस इसमें देखेंगे। ठीक है, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम्स को समझने के लिए मैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस लेने जा रहा हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, ये जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें मैं पहला क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, वेरीफाई लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 6, एक्स माइनस 9 ऑन द इंटरवल हमें गिवन है 3, 5। ठीक है, तो वेरीफाई करना है हमको। तो वेरिफिकेशन के लिए आपको मालूम है सबसे पहले हमारा फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा हमें क्या होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए ओपन इंटरवल में। और थर्ड हमारा जो कंडीशन हमारी थी कि क्या होना चाहिए, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि स्टार्टिंग की 2 कंडीशंस वो फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा है। जब वो 2 कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तभी हम थर्ड कंडीशन को अप्लाई करेंगे। नाउ द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 6, एक्स माइनस 9। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए सॉल्व करके क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x एंड माइनस माइनस प्लस 18 एक्स माइनस 9। इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इंटू एक्स माइनस 9, एक्स क्यूब 9x स्क्वायर 18x माइनस 9x स्क्वायर 9 9 जा 81x एंड 162 एक्स क्यूब 18x स्क्वायर एंड आपका हो गया ये 99x माइनस 162। ठीक है, अब आप फंक्शन को देख रहे हैं, जब हमने इसको सॉल्व कर लिया मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्यूबिक इक्वेशन आ गया। क्या आ गया, क्यूबिक इक्वेशन आ गया, जो कि क्या है, एक पोलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक है, या पोलिनोमियल फंक्शन है। द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 19x प्लस माइनस 162 इज अ पोलिनोमियल फंक्शन, therefore it is continuous everywhere। इसका मतलब है ये क्या होगा, एवरीवेयर क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। एंड ऑल्सो इट इज डिफरेंशिएबल थ्रू आउट इट्स ऑल पॉइंट। मतलब इसका जो कर्व ड्रॉ होगा उसके हर पॉइंट पे हम टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10 बोथ द कंडीशंस, 10 बोथ द कंडीशन ऑफ Lagrange's mean value theorem satisfied, therefore there exists at least one point C,
कहाँ पर होगा, इन ए बी, या यहाँ पर क्या दे रखा है, सी कहाँ पर होगा, 3 5 पे, 3 5 के बीच में कहीं पर होगा, है ना। Therefore there exists at least one point C between 3 5. किस तरीके से होगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, है ना। यही तो वो कंडीशन है हमारी कि अगर मतलब लैग्रांजे थ्योरम को हमने फुलफिल करना है तो हमारा एफ डैश सी क्या होना चाहिए, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब पहले लिख लेते हैं एफ बी को, ठीक है। तो एफ बी क्या होगा हमारा, बी की वैल्यू क्या है 5, मतलब एफ 5 निकालेंगे हम। तो 5 निकालने के लिए क्या होगा, एफ एक्स की जो वैल्यू है उसमें एक्स की जगह पे 5 रख देंगे। तो क्या होगा 5 माइनस 3, 5 माइनस 6, 5 माइनस 9, इट मीन्स 2 माइनस 1 एंड माइनस 4, 4 टू ज़ा 8। तो हमारे एफ बी की वैल्यू क्या आ गई, 8। इसके बाद एफ ए देख लेते हैं। एफ ए कितना हो जाएगा हमारा, एफ 3, ठीक है। क्या होगा 3 माइनस 3, 3 माइनस 6, 3 माइनस 9, ठीक है। क्योंकि ये 0 हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आ गई बात समझ में। इसके बाद हमारा जो एफ सी था वो कितना था, उसको लिख लेंगे हम पहले। जो हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिखा था, एफ एक्स की वैल्यू क्या आई थी हमारी मल्टीप्लाई करके, उसको लिख लेते हैं। एफ एक्स की वैल्यू आई थी हमारी एक्स क्यूब माइनस 18 एक्स स्क्वायर एंड प्लस 99 एक्स एंड माइनस 162। यही वैल्यू थी ना हमारी, एक्स क्यूब माइनस 18 एक्स स्क्वायर प्लस 99 एक्स माइनस 162। तो यहाँ से हम एफ सी निकाल लेते हैं पहले। तो एफ सी क्या हो जाएगा हमारा, सी क्यूब माइनस 18 सी स्क्वायर 99 सी 162। इट मीन एफ डैश सी क्या हो जाएगा, या तो आप इसको यहीं पे कर लेते हैं, एफ डैश एक्स से निकाल लेते हैं और फिर सी रख लेते हैं, या एफ डैश सी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 36 सी प्लस 99, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम फॉर्मूले में थर्ड कंडीशन के फॉर्मूले में रख देंगे एफ बी और एफ ए की वैल्यू को ध्यान रखिएगा कि 8 और 0 आया हुआ है, ठीक है। तो एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश सी हमारा है 3 सी स्क्वायर माइनस 36 सी प्लस 99। यहाँ हमारी वैल्यू थी ए माइनस 0, बी है हमारे पास 5 माइनस 3, 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आ जा रही है 3 स्क्वायर माइनस 36 प्लस 95 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद सी की वैल्यू को देखेंगे कि सी की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है ना। तो वैसे तो हमें मालूम है कि लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है, तो इसका मतलब है जो सी की वैल्यू आनी चाहिए वो बिटवीन 3 एंड 5 आनी चाहिए, मतलब 3 और 5 के बीच में आनी चाहिए, ठीक है। फिर भी सॉल्व करके देखते हैं। अगर इसको कंपेयर करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड आपको मालूम है। यहाँ पे मैं इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहा हूँ। ए है 3, बी है आपका माइनस 36 और सी है 95। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ठीक है। तो माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस 36 माइनस 36 स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी है हमारे पास 95 अपॉन 2a की वैल्यू कितनी है हमारी 3, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो सॉल्व करने के लिए क्या होगा देखिए, ध्यान से देखिएगा। 36 प्लस माइनस अंडर रूट 36 स्क्वायर कर लेते हैं हम, 36 इंटू 36, 6 6 36 21 और ये आपका आ जाएगा 6 3 18 108, मतलब 1296,
ये आ गई वैल्यू हमारी 1296 माइनस हमारे पास कितना है 95 12 95 और 12 को भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 6 108 एंड 6 114 1140 अपॉन 6 36 प्लस माइनस इसको माइनस करते हैं कितना आएगा देखिए 6 5 यहाँ पे हमारे पास बचा 2 में से 1 माइनस 1 अंडर रूट 156 अंडर रूट 156 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 4 4 जा 3 3 जा 9 है ना 3 3 जा 9 पेयरिंग करेंगे तो क्या होगा 1 1 जा 1 5 डबल 2 2 2 जा 4 2 44 यहाँ आ गया 2 1 इस 2 को प्लस करेंगे 24 जीरो आएगा पॉइंट लगाएंगे है ना 2 5 जा 10 2 5 जा 4 4 डबल 0 4 4 जा 16 तो करीब करीब ये आएगा आपका 12.4 के 36 प्लस माइनस 12.4 अपॉन 6 ठीक है। अब इसके बाद एक बार हमने इसको प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। जब पॉजिटिव लिया तो क्या है 36 प्लस 12.6 अपॉन 6 कितना हो गया ये हो गया आपका 48.6 अपॉन 6 6 8 जा 8.06। अच्छा एक बार नेगेटिव लेते हैं नेगेटिव लेने में क्या होगा माइनस 12.6 12.4 आपका आ जाएगा 0.6 यहाँ हो गया 5 3 2 23 अपॉन 6 ठीक है ना। तो कितना हो रहा है ये हो जा रहा है 6 3 जा 18 36 6 7 जा 3.9 ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसमें एक वैल्यू जो आ रही है वो तो आपकी आ रही है 8.06 जो कि 3 और 5 के बीच में नहीं है बट एक अदर वैल्यू जो आ रही है वो 3.9 आ रही है ठीक है ना जो कि इसके बीच में है 3 एंड 5 के। तो यहाँ पे लिख देंगे thus there exists at least one value of C is equal to 3.9 between 3 5 तो लिख लेंगे hence the Lagrange's mean value theorem is satisfied ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोग के है ना। तो नोट